सभी को मेरी नमस्कार। आज हम अष्टम भाव के ऊपर जो विषय समझने जा रहे हैं, ये विषय है आत्महत्या के ऊपर, यानी कि अपनी हत्या के ऊपर। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो किसी ना किसी परेशानी में या किसी दबाव में आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं। जी नमस्कार। तो यहाँ पर जो आज का विषय है वो आत्महत्या के ऊपर है, अष्टम भाव से संबंधित जो हम समझ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में दीजिए कि अगर कोई आत्महत्या जैसा कदम उठाता है तो इसका मतलब कि उसमें वैसी हिम्मत आती है और वो किसी भी क्षण, यानी कि ऐसी जो प्रवृत्ति होती है, एक तरह से जो सर्कमस्टांसेस होते हैं या जो जातक के आसपास का जो वातावरण बनता है या किसी प्रकार का दबाव बनता है, तो उसके द्वारा वो ऐसा कदम उठाता है। अब इसके लिए एक तो लगन हो गया स्वयं, तीसरा भाव हो गया क्योंकि वो अपने ही हाथों के द्वारा, चाहे वो कुछ भी करे, कोई भी तरीका अपनाए, वो एक तरह से अपने हाथों के द्वारा या अपने जो भी क्रियाकलाप कर रहा है उसके द्वारा, और साथ ही अष्टम भाव और 12वां भाव, यानी कि पहला, तीसरा, 8वां और 12वां भाव, और साथ में यदि मंगल जुड़ता है जो कि ऐसी हिम्मत देता है जातक को, और साथ के साथ यदि मार्ग बाधक भाव जुड़ते हैं, तब ऐसा व्यक्ति जो किसी परेशानी में हो या किसी ना किसी प्रकार से जो सर्कमस्टांसेस बने हो, तो ऐसे में वो ऐसा कदम उठा सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न ऐसा आता है कि जिसमें जातक जो है वो घर छोड़कर गया होता है, या जो भी नेटिव है वो घर छोड़कर गया होता है, और उसके विषय में आकर पूछा जाता है कि क्या स्थिति है, कोई गुमशुदा है तो क्या स्थिति है। और अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से लोग लड़ झगड़ कर चले जाते हैं, या कई बातों की उनकी पूर्ति नहीं हो रही होती, या वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मायूस समझते हैं, अकेला समझते हैं, और उनकी मानसिक स्थिति भी उसी प्रकार से, या बहुत ज़्यादा कर्ज के आगे, कर्ज के नीचे दब गए। या कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स लाइफ में, बच्चों के जो अच्छे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आ पाते, या वो किसी ना किसी वजह से रह जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत से जो लोग हैं वो इस प्रकार का गलत कदम उठा लेते हैं। अब यहाँ पर जिस प्रकार से आत्महत्या के लिए हम देखते हैं, और संभवतः ये भी होता है कि कई बार हम ये देखते हैं कि किसी जातक की कुंडली में यदि चंद्र पीड़ित हो तब भी ऐसी स्थिति आती है। तो यहाँ पर कई प्रकार के ऐसे उदाहरण हैं जिसमें मैं, हो सकता है कि आप में से भी किसी के पास उदाहरण हो, तो उसको भी हम लेंगे और ऐसी स्थिति देखेंगे कि नियम के हिसाब से क्या ऐसी स्थिति बन रही है। अभी फ़िलहाल मैं एक उदाहरण जो लेने जा रहा हूँ, इसमें यह है कि ब्रदर इन लॉ, यानी कि बड़े साला साहेब किसी जातक के घर छोड़कर चले गए थे, और ये होरारी
प्रश्न के साथ जो है प्रश्न पूछा गया था 27 मार्च 2014 को। रात के 10:30:20 और आरी नंबर जो है 56 और हुगली में ये प्रश्न जो है देखा गया था पश्चिम बंगाल में। और ये उदाहरण किसी ने डाला भी था ग्रुप में किसी, जहाँ पर इसके विषय में चर्चा हुई थी। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जिन्होंने ये प्रश्न दिया था उनके बड़ा साला साहेब जो थे ब्रदर इन लॉ, वो घर छोड़कर चले गए थे और 2 दिन ढूंढने पर भी वो नहीं मिल रहे थे। तो उनके संबंध में ये प्रश्न पूछा गया कि पत्नी के बड़े भाई घर से गए हुए हैं तो उनकी क्या स्थिति है, क्या वो वापस आएंगे, कुछ गलत कदम तो नहीं उठा लिया। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि चंद्रमा क्या स्थिति दिखा रहा है। चंद्रमा जो है 8वें भाव में स्थित है, दूसरे का स्वामी है। मंगल के नक्षत्र में या मंगल जो है 4थे भाव में स्थित है, 6-11 का स्वामी है। बुध के उप नक्षत्र में बुध जो है 9वें भाव में स्थित है, 1-4 का स्वामी है। अब यहाँ पर देखिए 8वां भाव जो है वो गुमशुदा का है। 8वां भाव जो है एक तरह से आयु और मृत्यु का भी भाव है। 8वां भाव जो है वह छुपा हुआ भाव भी है। 8वां भाव जो है वो नुकसान का ट्रबल्ड भाव भी है, घातक भाव भी है। तो 8वां भाव कई प्रकार की स्थितियों को दर्शाता है। दूसरा भाव, क्योंकि देखिए प्रश्न जाने का है मेंबर का, तो दूसरा भाव परिवार का। और चौथा भाव जो है वो घर का। छठा भाव और 11वां भाव जो है लाभ का। और आगे बुध के उप नक्षत्र में 9-1-4 9वां भाव जो है वो सूचना का, कम्युनिकेशन का। पहला भाव जो है लगन की बात की जाए तो जिनके बारे में बात की जा रही है उनके संबंध में। चौथा भाव जो है वो घर का। तो जहाँ पर ये स्थिति समझी जा सकती है कि गुमशुदा व्यक्ति का घर में दोबारा से, क्योंकि देखिए 2-4-11 का मतलब होता है कि घर वापसी, घर वालों के साथ मिलन। 2-11 जो है परिवार में मिलन, इस प्रकार से ये स्थिति। तो चंद्रमा के द्वारा ये स्थिति एक तरह से स्पष्ट होती है। तो यहाँ पे हम इसको बंद करेंगे। और अब क्योंकि प्रश्न जो पूछा है जिन्होंने, उनकी पत्नी के बड़े भाई, तो हाउस रोटेशन यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पर 11वां भाव जो है वो हम लेंगे। और वो क्यों लेंगे? तो जिस प्रकार से लगन से जातक है, सप्तम भाव से पत्नी है, तो पत्नी के बड़े भाई, तो सप्तम भाव से 11वां, जातक पहला भाव, पत्नी 7वां भाव, तो उसका बड़ा भाई, यानी सप्तम से 11वां हम गिनेंगे तो पंचम भाव आएगा। तो पंचम भाव को लगन मानकर रोटेट किया जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो तुला लगन की कुंडली बनी है जो कि चर लगन है। दूसरा और 7वां भाव जो है मारक भाव है। 11वां भाव जो है बाधक भाव है। अब यहाँ पर गुमशुदा इंसान के लिए जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जिस संबंधी के प्रति प्रश्न है उसके अनुसार कुंडली में उस भाव का विश्लेषण हम करते हैं।
अब यदि मान लो पति ने पत्नी के लिए प्रश्न किया है तो पत्नी का सप्तम भाव हम लगन मानते हैं। यदि किसी जातक ने छोटे भाई के लिए प्रश्न किया है तो तीसरा भाव जो है वो हम लगन मानते हैं। यदि बड़े भाई के लिए प्रश्न किया है तो 11वें भाव को लेते हैं। चाहे छोटा भाई बहन है तो तीसरा, चाहे बड़ा भाई बहन है तो 11वां। माता के लिए प्रश्न है तो चौथा भाव लगन मानते हैं। पिता के लिए प्रश्न है 9वां भाव लगन मानते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि पत्नी के बड़े भाई तो सप्तम से 11वां भाव जो है पंचम भाव को लिया गया। तो यहाँ पर हम कई पहलुओं पर इसको जो है हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो जातक की क्या स्थिति है उसके लिए लगन, या यदि हम कहें कि आयु के लिए देखना है तो पहला, तीसरा और 8वां भाव। पहला, तीसरा और 8वां भाव वो इसलिए क्योंकि पहले का व्यय भाव है 12वां भाव जो नुकसान देता है, तीसरे भाव का व्यय भाव दूसरा भाव है जो मारक भाव है, 8वें भाव का व्यय भाव जो है वो सप्तम भाव है जो मारक भाव है। तो इसलिए पहले, तीसरे, 8वें भाव को हम देख सकते हैं। यहाँ पर चर लगन की कुंडली है, दूसरा और 7वां भाव मारक है, 12वां भाव व्यय नुकसान, 11वां भाव जो है घातक है। मारक भावों से ज़्यादा जो है बाधक भाव ये खतरनाक होते हैं आयु के लिए। और यहाँ पर चौथा भाव यदि मृत्यु के समय में देखते हैं तो चौथा भाव अंत और 12वां भाव जो है एक तरह से मोक्ष। और क्योंकि ये चर लगन है तो पहला, तीसरा, 5वां और 9वां भाव जो हैं ये पॉजिटिव हाउस हो गई। पहला, तीसरा, 5वां और 9वां भाव ये पॉजिटिव हाउस हो गई। तो इसके लिए हम देखते हैं कि लगन का उपनक्षत्र स्वामी जो है शुक्र है, 5वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है शनि है, तीसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहु है और 8वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध है। तो लगन का उपनक्षत्र स्वामी शुक्र, तीसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहु और 8वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध, और पंचम भाव जो कि रिकवरी या उसके संबंध में तो उसका उपनक्षत्र स्वामी शनि है। अब यहाँ पर पहले भाव का उपनक्षत्र स्वामी शुक्र है, हम इसको देखेंगे। शुक्र जो है वो अनटेनेंटेड है, अनटेनेंटेड होकर वो पहले भाव का उपनक्षत्र स्वामी बना है। तो हम ये भी देखेंगे कि शुक्र इसके अलावा किन किन भावों का कार्येश है। तो उसके आधार पर ही हम जो है आकलन करेंगे। शुक्र देखिए चौथे भाव में स्थित है, 1-8 का स्वामी है, मंगल के नक्षत्र में है। मंगल जो है 12वें भाव में स्थित है, 2 और 7 का स्वामी है। और शुक्र आगे गुरु के उपनक्षत्र में है जो कि 8वें भाव में स्थित है, 3 और 6 का स्वामी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो शुक्र जो है क्योंकि नक्षत्र के अधीन होकर तो 12वां भाव जो है ये व्यय का है, नुकसान का है, दूसरा और 7वां जो है मारक भाव है। और यहाँ पर यदि हम देख रहे हैं तो लगन का उपनक्षत्र यहाँ पे 6, 8, 12 तीनों के तीनों भावों को दर्शा रहा है। छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, चौथा भाव भी, तो लगभग नेगेटिव भाव है यहाँ पर। तो शुक्र की ये स्थिति को हम ज़रा दिमाग में रखेंगे। अब उसके बाद था तीसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहु। तो राहु यहाँ पर हम देखते हैं टेनेंटेड है। राहु जो है 12वें भाव में स्थित है जो कि अच्छा भाव नहीं है। और राहु जो है शुक्र की राशि में है। शुक्र जो है चौथे में स्थित है, 1-8 का स्वामी है। और राहु आगे मंगल के नक्षत्र में 12, 2, 7, चंद्र के उपनक्षत्र में 4, 10। तो एक तरह से ये देखिए दूसरा और 7वां भाव मारक है, 12वां भाव जो है परेशानी का, अज्ञात स्थान का, दूरस्थ क्षेत्र का, नुकसान का, चौथा और 10वां भी यहाँ पर क्योंकि
2-7 के साथ ये जुड़ रहा है, तो ये भी स्थिति अच्छी नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 6-8-12 और साथ में दूसरा 7वां मारक, और ये भी कोई अच्छी स्थिति नहीं दर्शा रहा। अब उसके बाद हम देखते हैं 8वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो था वो बुध। तो बुध की क्या स्थिति है, यदि हम देखते हैं बुध 5वें में स्थित है, 9-12 का स्वामी है राहु के नक्षत्र में, जो कि 12वां भाव। और राहु जो है हमने देखा था शुक्र की राशि में 4-1-8 और आगे चंद्र के उपनक्षत्र में 4-10 शो कंसोलिडेटेड करते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि 6-8-12 यानी कि पहला, तीसरा और 8वें भाव के उपनक्षत्र स्वामी 6-8-12 जातक के लिए नुकसान की स्थिति को दर्शा रहे हैं। और उसके अलावा चौथा और दशम भाव उपनक्षत्र पर होना, ये भी स्थिति जो है अच्छी नहीं है। तो तीनों ही भावों के उपनक्षत्र स्वामी जो हैं, यदि हम देखें तो शुक्र दूसरा 7वां मारक भाव और 6-8-12 नेगेटिव। तीसरे का उपनक्षत्र राहु जो है वो भी 6-8-12 और दूसरा 7वां। और उसके बाद 8वें का उपनक्षत्र बुध जो है वो भी 6-8-12 और उपनक्षत्र पर भी ज़्यादा बढ़िया स्थिति नहीं है। अब यहाँ पर क्योंकि वो घर से गए हैं और नेगेटिव भावों की स्थिति दर्शा रही है, तो फिर अष्टम भाव के उपनक्षत्र की ओर यदि हम ध्यान देते हैं तो अष्टम भाव का उपनक्षत्र बुध क्या 1-3-8-12 भावों का कार्येश है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अष्टम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध जो है पहले, तीसरे, 8वें, 12वें भावों का कार्येश है। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। और आगे उपनक्षत्र पर चौथा और दशम भाव, ये भी स्थिति है। और इसके अलावा बुध को यदि हम देखते हैं 8वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी है, तो ये स्थिति भी अच्छी नहीं है यहाँ पर। अब प्रश्न के समय, क्योंकि ये स्थितियाँ लगभग नेगेटिव ही दिखाई दी हैं, अब प्रश्न के समय क्या दशा चल रही थी वो भी हम देखेंगे उसको। तो मंगल की महादशा चल रही थी और जैसा कि आपको बताया 1-3-8-12 भाव और मंगल यदि जुड़ता है तो अच्छी स्थिति नहीं है। और वैसे भी जैसे कि उन्होंने बताया कि 2 दिन हो गए थे गए हुए, तो मंगल को यदि हम देखते हैं तो वो अपने ही नक्षत्र में रीइंफोर्स है। तो मंगल अपने ही नक्षत्र में और शनि के उपनक्षत्र में 2-7-12 2-7-12। और उस समय बुध की अंतर्दशा चल रही थी, क्योंकि 27 मार्च 2014 का प्रश्न था। तो बुध की अंतर्दशा, और बुध जो था राहु के नक्षत्र में 1-3-8-12 और उपनक्षत्र पे 4-10। तो ये स्थिति जो थी एक तरह से अच्छी नहीं थी। अब यहाँ पर एक और स्थिति हम देखते हैं जो कि बाधक भाव है, वो प्रत्यक्ष रूप से कहीं नहीं आया। यदि आपने ध्यान दिया हो, लगन का उपनक्षत्र शुक्र मारक भावों को दे रहा है लेकिन बाधक नहीं है। और उसके साथ साथ हमने तीसरे भाव का उपनक्षत्र राहु मारक भाव दे रहा था, चौथा और दशम भाव दे रहा था लेकिन बाधक नहीं है। अष्टम भाव का उपनक्षत्र बुध 6-8-12 1-3-8-12 भाव दे रहा था, चौथा और दशम भाव भी उपनक्षत्र पर दे रहा था लेकिन बाधक भाव 11वां भाव नहीं दे रहा। तो ऐसे में 11वें भाव को यदि हम देखते हैं तो 11वें भाव का उपनक्षत्र शनि और 11वें भाव का इकलौता कार्येश जो है वो है सूर्य। तो सूर्य जो है यदि हम देखते हैं शनि के नक्षत्र में और राहु के उपनक्षत्र में है, शनि राहु। तो ये नहीं, यानी कि 11वें भाव के कार्येश में शनि और राहु भी जो है जुड़ते हैं। और प्रत्यंतर दशा जो है उस समय शनि की चल रही थी। तो 11वें भाव जो है वो प्रत्यंतर दशा के साथ
इस प्रकार से जुड़ रहे तो स्थिति अच्छी नहीं थी। तो उनको यही कहा गया कि जितनी जल्दी कोशिश की जाए उनको ढूंढा जाए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव भाव है। और एक और बात आपको बता दूं कि अक्सर जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो स्थिति को गंभीर या किसी भी तरीके से यदि बातचीत होती है तो यही बोला जाता है कि ऐसी स्थिति में आप जो है यदि बातचीत हो रही है तो उनको प्यार से मनाएं या किसी भी प्रकार से, या फिर देरी ना करें और पूरी तरह से कोशिश करें जल्द से जल्द ढूंढने की, चाहे वो खुद घर से गए हों, चाहे किसी की इस प्रकार से किडनैपिंग हुई हो या किसी भी प्रकार से। क्योंकि जब अधिकतर नेगेटिव भावों की स्थिति आ रही हो तो ऐसे में साफ तौर पर नहीं बताया जा सकता। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ये उनके लिए किसी न किसी प्रकार से खतरे की स्थिति है। अब प्रश्न जी, हम्म हम्म बिल्कुल दे रहे हैं। हाँ, तो इसलिए तो सबसे पहले जो है हम तीनों भावों का आकलन करते हैं ना, पहले, तीसरे और आठवें का। पहले का जो है पहले का जो है उपनक्षत्र शुक्र मार्ग भाव और नेगेटिव भावों की स्थिति को दर्शा रहा है। तीसरे भाव का उपनक्षत्र राहु जो है वो भी मार्ग भाव, नेगेटिविटी और उपनक्षत्र पर भी वो अच्छी स्थिति नहीं दर्शा रहा। अब उसके बाद बात आती है आठवें भाव का उपनक्षत्र बुध। तो बुध राहु के नक्षत्र में है, और राहु यदि हम देखें तो यहाँ सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया 6, 8, 12 जो ग्रह देता है वो खराब स्थिति को देता है। अकेला 6 आ जाए, अकेला 8 आ जाए, अकेला 12 आ जाए, वो उतना नहीं। लेकिन यहाँ पे 6, 8, 12 तीनों आए हैं, और क्योंकि लगन का उपनक्षत्र भी नेगेटिव, तीसरे का उपनक्षत्र भी नेगेटिव, तो नेगेटिव की तरफ ही ज़्यादा हमारा जाता है। अब अष्टम भाव का उपनक्षत्र बुध है, और वो भी यदि हम देख रहे हैं तो वो 6, 8, 12 दे रहा है, उपनक्षत्र पे चौथा और दशम दे रहा है, और 1, 3, 8, 12। तो यहाँ पे यदि मान लो हमारे समक्ष ऐसी स्थिति हो कि कोई जातक चला गया है और वो परिवार वाले कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात हुई या गंभीर समस्या हुई, तो ऐसी स्थिति में ये भी होता है कि कुछ कर ना लिया हो तो आत्महत्या की स्थिति भी समझ में आती है। तो बुध जो है वो 1, 3, 8, 12 भावों को भी दे रहा है, 6, 8, 12 को भी दे रहा है, साथ में पॉजिटिव भी दे रहा है। लेकिन उप नक्षत्र पे चौथा और दशम भाव को हम किसी चैप्टर का अंत मानते हैं, किसी बात का अंत मानते हैं कि वो किसी ना किसी प्रकार से ये मैटर खत्म हो गया या चैप्टर खत्म होता है या अंत को दर्शाता है, चौथा और दशम भाव। तो यहाँ पे उपनक्षत्र पर चौथा और दशम भाव है, वो भी ये स्थिति को जो है बयान कर रहे हैं। और जैसा कि मंगल का संबंध, क्योंकि यदि हम देखें 1, 3, 8, 12 के साथ मंगल, तो मंगल महादशा स्वामी है, बुध अंतरदशा स्वामी है, शनि प्रत्यंतर दशा जो कि 11वें भाव। हालांकि शनि 11वें का उपनक्षत्र है, लेकिन इकलौता कार्य सूर्य है, और सूर्य जो है वो शनि के नक्षत्र में, राहु के उपनक्षत्र में। तो शनि और राहु दोनों 11वें भाव के एक तरह से फल देने वाले बने। तो मंगल बुध शनि, हाँ हाँ हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि अब देखिए, यदि आप देख रहे हैं नक्षत्र पे 5वें का व्यय भाव, चौथा भाव भी है, तीसरा भाव भी है, 6, 8, 12 भी है, बिल्कुल। अब यहाँ पे 28 मार्च 2014 को उनकी ट्रेन के नीचे आने से मृत्यु हुई थी। तो जिस प्रकार से पता चला, तो यहाँ पे एक तो ये स्थिति, क्या किसी के पास कोई चार्ट है जिनकी इस प्रकार से मृत्यु हुई हो? तो हम जरा ऐसा
जी हाँ, दीजिए। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो फीमेल लेडी हैं इनका चार्ट लिया गया है। 6 सितंबर 1978, 6 सितंबर 1978, सुबह के 10:55 दिल्ली। तो यहाँ पर भी जो है हम देख रहे हैं कि ये तुला लगन की कुंडली है, चर लगन है। दूसरा 7वां भाव जो है मारक, 11वां भाव जो है बाधक, 1, 3, 8, 12 भी जो है नेगेटिव स्थिति है। तो यहाँ पर इनका जैसे आपने बताया 14 मार्च को 2015 और यदि हम देखते हैं 14 मार्च 2015 को गुरु राहु सूर्य चंद्र की दशा चल रही थी। गुरु राहु सूर्य 14 मार्च 15 को ही और चंद्र की सूक्ष्म दशा जो है 14 मार्च को ही शुरू हुई। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पर लगन का उपनक्षत्र शनि है, तीसरे भाव का उपनक्षत्र बुध है, 8वें भाव का उपनक्षत्र जो है वो शुक्र है। तो यहाँ पर लगन का उपनक्षत्र शनि है। शनि को यदि हम देख रहे हैं तो वो दशम भाव में स्थित है, 4, 5 का स्वामी है केतु के नक्षत्र में जो कि 5वां भाव, और बुध के उपनक्षत्र में 10, 9, 12। हालांकि ये जन्म कुंडली है और यहाँ पे यदि हम देखते हैं 2, 7, 11 और यहाँ पे लगन का उपनक्षत्र शनि जो है वो 6 और 12, 6, 8, 12 में से 6, 12 के साथ कनेक्टेड है। तीसरे भाव का उपनक्षत्र बुध है। बुध को यदि हम देखते हैं तो वो 6, 8, 12 तीनों को दर्शाता है और साथ ही दूसरे और 7वें भाव को नक्षत्र लेवल पर 11वां भाव भी। लगन का उपनक्षत्र शनि नक्षत्र लेवल पर 2, 7 के साथ 11 और तीसरे भाव का उपनक्षत्र बुध जो है 2, 7, 11 और 8वें भाव का उपनक्षत्र जो है शुक्र। शुक्र को हम देखते हैं तो वो 12वें में स्थित है, 1, 8 का स्वामी है, मंगल के नक्षत्र में 2, 7, 11, चंद्र के उपनक्षत्र में 10, 12। तो यहाँ पर भी ये इस प्रकार से आप स्थिति को देख सकते हैं। और लगन के कोरूलिंग यदि हम देखते हैं तो लगन का स्वामी शुक्र, और शुक्र जो है वो 12वें भाव में स्थित है, 1, 8 का स्वामी, मंगल के नक्षत्र में 2, 7, 11, चंद्र के उपनक्षत्र में 10, 12। तो लगन का स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं है और यही जो है 8वें भाव का भी उपनक्षत्र स्वामी है और मंगल भी यहाँ पे आप देख रहे हैं जुड़ रहे हैं। तीसरे भाव का उपनक्षत्र बुध जो है वो शो कंसोलिडेट करते हैं। तो केतु के नक्षत्र में एक तो 6, 8, 12 के साथ कनेक्शन और 2, 7, 11 ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। अच्छा, लगन का नक्षत्र स्वामी गुरु है। गुरु को यदि हम देखते हैं तो गुरु जो है वो 9वें भाव में स्थित है, 3, 6 का स्वामी है, शनि के नक्षत्र में जो कि दशम भाव में स्थित है, 4, 5 का स्वामी है, बुध के उपनक्षत्र में जो कि दशम भाव में स्थित है, 9, 12 का स्वामी है, 6, 12। इसके अलावा लगन का उपनक्षत्र शनि टेनेंटेड है, शनि केतु बुध और बुध आगे केतु के नक्षत्र में। और इसी प्रकार से हम देखते हैं तीसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध अनटेनेंटेड है, अनटेनेंटेड होकर तीसरे भाव का 9वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी है। अब यहाँ पे हम जो इनकी दशा 14 मार्च की चल रही थी उसको यदि हम देखते हैं तो वो क्या स्थिति दर्शाती है। तो महादशा गुरु 14 मार्च 2015, तो गुरु राहु सूर्य, गुरु जो है
गुरु की स्थिति फिर भी सही है, हालांकि 6-12 के साथ कनेक्टेड है। 4 और 10 भाव भी यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन ये महादशा स्वामी है। हाँ, वही कह रहा हूँ, लेकिन ये महादशा स्वामी है बिल्कुल। अब यहाँ पे अंतरदशा स्वामी राहु को यदि हम देखते हैं तो राहु जो है वो 2, 7, 11 भाव भी दे रहे हैं और उप नक्षत्र पे चौथा और दशम भाव भी दे रहे हैं। राहु अनटेनेंटेड है, अनटेनेंटेड होकर राहु जो है 11वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी है। तो अंतरदशा स्वामी अच्छी स्थिति नहीं है। चौथा और दशम भाव भी आ रहा है, 2, 7, 11 तीनों आ रहे हैं, 11 नक्षत्र पर भी दशम के साथ, और 4, 5, 10। हालांकि 5वां भाव भी है, 5वें का व्यय चौथा और 7 में दशम भी है। अब प्रत्यंतर दशा स्वामी सूर्य को देखते हैं तो सूर्य जो है ये देखिए 1, 8, 12 उप नक्षत्र पे 2, 7, 11, ये भी स्थिति अच्छी नहीं है। 8, 12 भी है। और इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो सूर्य, शनि और बुध, हालांकि सूर्य बादकेश भी हो गया, प्रत्यंतर दशा बादकेश की है, दशम भाव। तो ये स्थितियां तो ये दिख रही हैं। अब गोचर यदि देखा जाए 14 मार्च का तो वो क्या स्थिति दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पे यदि हम देखें दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा स्वामी उतना नहीं, लेकिन अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा जो है वो थोड़ी बहुत दिक्कत दे रही है। अब यहाँ पे तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास यदि किसी का चार्ट आता है तो हम ऐसी स्थिति सीधे तौर पर कई बार नहीं बयान कर सकते, लेकिन यदि कोई कहता है कि वो बहुत परेशान है या हमें ऐसी स्थिति बताता है कि मेंटली बहुत ज़्यादा टेंशन है या किसी प्रकार से, तो यदि हमें दिख रहा है कि दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में मारक बाधक भाव जुड़ रहे हैं, चौथा दशमा भाव जुड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर उसको अच्छी काउंसलिंग या उसके परिवार वालों को कि किसी भी प्रकार से इनको जो है काउंसलिंग की जानी चाहिए बढ़िया से। चाहे हम कहते हैं कि चाहे वो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग माइंड वाला ही क्यों ना हो, कि स्ट्रॉन्ग माइंड वाला है, वो कहता है नहीं मैं स्ट्रॉन्ग माइंड हूँ, मैं जो है पूरा सामना करने की हिम्मत रखता हूँ ऐसी। हालांकि सीधे तौर पर तो कोई नहीं पूछता कि क्या आपकी, हाँ कई बार ये होता है कि जो जातक आता है वो कहता है जी मेरा तो कुछ नहीं बन रहा, मेरा तो दिल करता है मैं कुछ कर लूँ या मैं ऐसा कर लूँ या मैं गलत कदम उठा लूँ। अक्सर हम ऐसा सुनते हैं। सामने वाला 2-3 लाइनें कहता है, उसके साथ ही वो कहता है कि मेरा तो ये स्थिति है कि जीने का मन नहीं है या ऐसी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या सोचते हैं, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पास जो नेटिव आता है या चाहे ऑनलाइन पूछता है या किसी प्रकार से पूछता है, तो वो 2-3 यदि मान लो वो बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है, तो चौथा शब्द उसका ये होता है कि मैं शायद कुछ करना लूँ या ऐसी गलत स्थिति। तो ऐसे में हम उसको उसी समय कहते हैं कि नहीं भाई देखो, यहाँ पर भागने से जो है किसी चीज़ का हल नहीं है। आपके पीछे आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, आपको उनका ध्यान रखना चाहिए। यदि वो शादीशुदा है तो पत्नी और बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी स्थितियाँ से हम उसको मतलब अवगत कराते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में यही होता है कि यदि हमारे पास किसी भी प्रकार से ऐसा कोई प्रश्न लेकर आता है और वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है, मारक बाधक भाव हमें दिख रहे हैं, तो हम उसको एक तरह से काउंसलिंग के तौर पर समझा सकते हैं या उसके परिवार वालों को, या उसको हम कह सकते हैं कि भाई हिम्मत रखो, आगे आपका समय अच्छा ही आ रहा है, आपको सब्र की ज़रूरत है। यदि बुरा समय है तो ये भी नहीं रहेगा, अच्छा समय अवश्य आएगा। यदि उसके कहने के अनुसार पहले बहुत अच्छा समय था फिर बुरा आ गया, तो उसको हम कह सकते हैं कि अच्छा समय यदि आपका नहीं रहा तो ये बुरा भी नहीं रहेगा, अच्छा फिर से आएगा। तो ऐसी स्थिति अक्सर हम जब भी मारक बाधक देखें, और यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि 2, 7, 11 प्रत्यक्ष रूप से मंगल काफ़ी जगह दे रहा है। हाँ जी,
जी। अच्छा। हम्म। अच्छा, जैसे आपने कहा कि 3-4 बार, वही आपने कहा ना 3-4 बार कोशिश की। नक्षत्र लेवल पे 2-7-11 लगभग सभी दे रहे हैं, लगभग, कुछ एक को छोड़, आध को छोड़कर लगभग। शुक्र दे रहा है। अब देखिए शुक्र यहाँ दे रहा, यहाँ शुक्र नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ शुक्र तो 1-8-12 स्वयं है। सूर्य ठीक है, लेकिन सूर्य बादकेश है। ठीक है, तो यहाँ शुक्र मंगल के नक्षत्र में तो 2-7-11 मिल रहे हैं। हालांकि शुक्र जो है स्वयं सूर्य का भी नक्षत्र स्वामी है। चंद्र का नक्षत्र मंगल 2-7-11 दे रहा है, मंगल स्वयं अपने ही नक्षत्र में। राहु, हालांकि ये 2-7-11, क्योंकि देखिए छाया ग्रह जो हैं वो केतु है चाहे राहु है, वो 2-7-11 दे रहे हैं। नक्षत्र पर भी 11वां भाव है, यहाँ नक्षत्र पर चौथा और दशम भाव है, चौथा और दशम भाव है। तो चैप्टर को अंत करने की बहुत बार कोशिश, 2-7-11 मार्ग बाद भाव, तो बहुत बार कोशिश करना, अपने आप ये स्थिति समझ में आती है। जी। बिल्कुल नहीं, ये इन्होंने कर लिया था, मतलब हैंग हैंग होकर। हाँ हाँ, इन्होंने कर लिया था सुसाइड ना। और कई बार प्रयास किया इन्होंने, जैसे बता रहे हैं कि कई बार प्रयास किया, एक बार नहीं 3-4 बार प्रयास किया। जी। वही मंगल भी है ना। वो अक्सर राहु केतु की दशा, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही हो, राहु केतु का रोल अवश्य आता है उसमें, वैसी स्थिति के लिए। तो वैसी स्थिति के लिए तो ये उदाहरण। जी। मतलब ये एक तरह से आपके पास ये चार्ट आया जब वो ठीक, मतलब इवन जीवित भी थी, और शायद उन्होंने पहले अटेम्प्ट भी किए होंगे, तो फैमिली ने दिखाया होगा। जी। हाँ जी। ठीक है। हम्म।
वैसे तो यही होता है कि ऐसी स्थिति में ऐसी कोई भी स्थिति हो तो बालाजी या मेहंदीपुर बालाजी या महादेव की शरण, मतलब ये पूरा। लेकिन कई बार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति होती है, वो फिर जी। हम्म। तो इस चार्ट के ऊपर हमने देखा, कोई और चार्ट है तो वो भी दीजिए, अगर है तो वो भी हम देखते हैं। ट्रांजिट भी जरा हम चेक कर लेते हैं। ये 14 मार्च 2015 को 12:55। जैसे कि गुरु राहु सूर्य, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गुरु का गोचर जो है शुक्र के उपनक्षत्र से था। शुक्र जो है आप देख सकते हैं 2, 7, 11, 1, 8, 12। और राहु भी धीमी गति का ग्रह है, उसका ट्रांजिट जो था शनि के उपनक्षत्र से। तो यहाँ पे 4 और 10, 2, 7, 11, ये भी स्थिति अच्छी नहीं दिख रही। और सूर्य जो कि तेज गति, सूर्य जो है गुरु के नक्षत्र से, तो यहाँ पे 3, 6, 9, 4, 5, 10, चौथा और दशम भाव यहाँ पे है, साथ में पांचवा भी है। और सूर्य जो था शनि की राशि में, क्योंकि तो शनि यहाँ पे 4, 5, 10 और 2, 7, 11, ये लगभग स्थिति तो इसी प्रकार से। और यदि हम देखते हैं कि सूक्ष्म दशा यदि सूर्य या चंद्र, तो सूर्य को हम देख चुके हैं, चंद्र भी आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल, तो ये स्थिति यहाँ पर साफ तौर पर जो है दिख रही है। और उस दिन यदि नवम भाव, देखिए अब अक्सर ऐसा होता है कि किसी ना किसी आर्ग्यूमेंट या कुछ ना कुछ कम्युनिकेट हुआ हो। हालांकि ये है, देखिए इतने भाव जहाँ पर आते हैं कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो आते हैं ज़रूर, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पूरा कॉम्बिनेशन नेगेटिव का कितना क्लियर कट बन रहा है। 2, 7, 11 का भी, 4 और 10 का भी, तो वो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन ही क्लियर कट बन रहा है ना नेगेटिव का। अब कोई ना कोई पॉजिटिव भाव तो आ ही जाएगा बीच में, क्योंकि यहाँ पे हम लगभग सभी ले रहे हैं। और यदि हम देखते हैं कि 4 स्टेप के अनुसार भी यदि देखते हैं गुरु राहु सूर्य, तो गुरु यहाँ पे 10, 4 और इस तरह से ये स्थिति दिखा रहे हैं, ठीक है। और राहु यदि हम देखते हैं तो राहु भी यहाँ पे, तो यहाँ पे इतना कोई मारक बाधक तो नहीं आ रहे। और गुरु राहु सूर्य यहाँ पे मारक बाधक नहीं आ रहे। 1, 8, 12, 10 और 11 ही आ रहे हैं ना, मारक भाव तो नहीं आ रहे गुरु राहु सूर्य। और चंद्र पर जरूर आ रहा है, लेकिन जब हमारा जो टेबल है हम इसके अनुसार देखते हैं तो हमें काफ़ी स्थितियाँ क्लियर कट पता चलती हैं, चाहे वो ट्रांजिट के द्वारा और चाहे वो उसके द्वारा। जी, कोई और उदाहरण है? देखिए, जब भी वैसी स्थिति होती है ना, तो ये देखा गया है राहु या केतु दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा में चल रहे होते हैं। अब यहाँ पे तो अंतरदशा में ही राहु चल रहे हैं उस समय।
और खैर ये स्थिति तो इनकी काफ़ी पहले से ही होगी ना। तो गुरु में राहु 2013 से लेकर अगस्त 2015 तक, तो यानी कि ये तो कुछ महीने ही। गुरु में केतु, अच्छा तब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। ठीक है, ठीक है। ठीक है, इस चार्ट में भी पता चल रहा है। एक आपने एक और उदाहरण था दिया, मेरे को वो डिटेल भी आया है। ये 1 सितंबर 1974, याद है आपको? 1 सितंबर 1974 8 बजे। अब ये 8 बजे सुबह का जन्म है, ये भी दिल्ली का ही है। सुबह 8 बजे का जन्म है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये द्विस्वभाव लगन है, कन्या लगन है। लगन में ही प्लूटो बैठा है, तो क्योंकि प्लूटो लगन में हो या सप्तम भाव में हो, सबसे पहले इसकी डिग्री जरूर देखी जाती है। विध्वंसक ग्रह है ना प्लूटो जो है। यदि हम देख रहे हैं कन्या में 12 डिग्री है और लगन जो है कन्या 10 डिग्री है, तो बिल्कुल प्लूटो की युति है। यानी कि विध्वंसक ग्रह की लगन में युति विध्वंसक स्थितियों को पैदा करने की क्षमता। तो यहाँ पे और इसके अलावा हम और स्थितियां को भी पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि द्विस्वभाव लगन है, दूसरा और 7वां भाव जो है मारक है, 7वां ही बाधक है। 6, 8, 12 प्रॉब्लमेटिक होते हैं, जैसा कि आपको बताया गया है। लगन के जो कोरुलिंग है बुध चंद्र चंद्र शनि, बुध चंद्र चंद्र। तो बुध को हम यदि देखते हैं 12वें में स्थित है, 1-10 का स्वामी है। सूर्य के नक्षत्र में जो कि 12वें में स्थित है, 12 का ही स्वामी है। चंद्र के उपनक्षत्र में 5-11। तो लगन का स्वामी बुध जो है 12वें भाव का बड़ा स्ट्रांगली, क्योंकि नक्षत्र लेवल पर भी अपने लेवल पर भी 12वां भाव परेशानी, नुकसान, खर्च, इस प्रकार से बुध टेनेंटेड है। बुध सूर्य चंद्र, और चंद्र आगे जो है राहु के नक्षत्र में 3रा भाव, शो कंसोलिडेटेड राहु 3, 8, 12। तो 8, 12 एक तरह से बुध जो है, क्योंकि बुध टेनेंटेड है, बुध सूर्य चंद्र आगे राहु। और वैसे भी राहु चंद्र सूर्य को तो तंग करता ही है। अच्छा, लगन का नक्षत्र चंद्र, लगन का उपनक्षत्र चंद्र जो कि राहु के नक्षत्र में 3, 8, 12, राहु के उपनक्षत्र में 3, 8, 12। और चंद्र जो है वो भी टेनेंटेड है, चंद्र राहु, राहु राहु आगे बुध के नक्षत्र में 1, 10, 12। तो 8, 12 भाव ये दर्शा रहे हैं। तीसरे भाव का उपनक्षत्र शुक्र है। शुक्र को यदि हम देखते हैं तो वो 11वें भाव में स्थित है, दोनों का स्वामी है। बुध के नक्षत्र में 12, 1, 10, गुरु के उपनक्षत्र में 6, 4, 7। और 8वें भाव का उपनक्षत्र गुरु, और गुरु को यदि हम देखते हैं अपने ही नक्षत्र में, अपने ही उपनक्षत्र में है। गुरु गुरु गुरु
6 4 7, क्योंकि सातवां भाव ही मारक है, सातवां भाव ही बाधक है, छठा भाव साथ में, साथ ही चौथा भाव। अब इनका 2 मई 2022 को 2 मई, अच्छा 2 मई 2021 को, उस समय की हम दशा देखते हैं। 2 मई 2021 मेरे पास एक्चुअली जब आपका मैसेज 2 मई 2022 आया है, उसमें आया था। नहीं कोई इसकी बात नहीं। 2 मई 2021, एक मिनट, डेट दोबारा भरनी पड़ेगी कई बार। 2 मई 2021, तो 2 मई 2021 को यदि हम देखते हैं, शनि मंगल केतु, मंगल मंगल जुड़ गया, शनि मंगल केतु, नहीं ये तो अनिल जी ने दिया था, ये वाला भी। तो हम जरा इसको देख रहे हैं कि क्या स्थितियाँ। शनि महादशा स्वामी यदि हम देख रहे हैं तो वो मारक और बाधक दोनों का कारयेश है, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में सातवां भाव ही मारक है, सातवां ही बाधक है, चौथा और दशम भाव है साथ में, छठा भाव भी है साथ में, पांचवां भी है। ठीक है, मंगल जो है अंतरदशा स्वामी, मंगल जो है 3 8 12 दे रहा है, और 1 3 8 12 में से 3 8 12 यहाँ पे क्लियर कट आ गए हैं। उप नक्षत्र पर भी 3 8 12। इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो मंगल जो है अंटर एंटीडो पर 11 और 12 भाव का 11वें भाव का उप नक्षत्र है। ये हुआ अंतरदशा स्वामी, और प्रत्यंतर दशा स्वामी जो है केतु। अब यहाँ पे केतु जो है वो दोनों 11 चंद्र के नक्षत्र में 5 11 और शुक्र के उप नक्षत्र में 2 11, और एक दो तीन चार पाँच केतु की भी जरा हम डिग्री चेक कर लें। केतु 21 डिग्री पर है। हालांकि यहाँ पर केतु उतना खराब नहीं दिख रहा। बिल्कुल बिल्कुल दे रहे हैं। 2 मई 2022, शनि मंगल केतु, मंगल मंगल अंतर मंगल सूक्ष्म। इनका कोई कारण क्या, किस तरह से किया था या क्या हुआ था? अच्छा, जिसकी अच्छा ये उनके हस्बैंड है, हस्बैंड ने भी किया था। कहने का मतलब ये है कि 2015 में 2015 में वाइफ ने किया तो 2022 में इन्होंने कर लिया। हाँ 2021 में इन्होंने कर लिया। केतु चंद्र शुक्र, अब यहाँ पे हम जरा स्थिति को देखते हैं। शनि को हमने देखा कि वो सातवां भाव बाधक और मारक दोनों को दर्शा रहा है, चौथा और दशम भी दर्शा रहा है। और यहाँ पे यदि हम शनि को देखते हैं तो आप दशम भाव 6 4 7 6 7, छठा चौथा सातवां आ रहे हैं। छठा भाव रोग भी दर्शाता है, सातवां भाव मारक बाधक भी दर्शाता है, चौथा और दशम भाव अंत भी दर्शाता है।
तो ये शनि दर्शा रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी यही स्थिति है। और अंतरदशा स्वामी मंगल को हमने देखा 3 8 12 12 3 8 12। अब मंगल को यहाँ पे हम यदि देखते हैं क्या कोई युति दृष्टि आदि, तो देखिए यहाँ पे मंगल 8 12 1 12 12 12 8 12 पूरा 12, मतलब कि क्लियर कट ये नेगेटिव भाव ही है पूरी तरह से। आप देखिए यहाँ 12वें भाव के साथ भाव युति भी है, और मंगल की ये बुध के साथ, मंगल की बुध के साथ कंजंक्शन भी है, और बुध ही लगन का स्वामी है, ठीक है। तो मंगल की बुध के साथ, हाँ ठीक है। अब केतु को देखते हैं। केतु यहाँ पे केतु पॉजिटिव है। अब यहाँ पे केतु यदि हम देखते हैं तो दूसरा 1 8 12 यहाँ पर 4 स्टेप के अकॉर्डिंगली ले रहे हैं। और हालांकि केतु जो है, केतु अनटेनेंटेड है। हमने इसके उपनक्षत्र वगैरह नहीं देखे ना। 1 से 12 भाव में किसी भाव का उपनक्षत्र स्वामी नहीं है। चौथे भाव का नक्षत्र स्वामी है, 8वें भाव का नक्षत्र स्वामी है, 12वें भाव का नक्षत्र स्वामी। 4 8 12 4 8 12 यहाँ पे इस तरह से स्थिति दर्शा रहे हैं। तो खैर उनकी मानसिक स्थिति और जो भी परेशानी, और देखिए वाइफ जो हुई उस समय राहु की अंतर्दशा चल रही थी, तो ये हस्बैंड है इनका, तो केतु की प्रत्यंतर दशा, राहु केतु का प्रभाव भी देखने में आ रहा है। तो स्थिति है, ये स्थिति खराब भी कह सकते हैं। अब देखिए यदि हम ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये बड़े अच्छे भले स्वस्थ, या एक तरीके से हम कहें कि मानसिक स्थिति से स्वस्थ, ऐसा नहीं है। इनकी वाइफ ने जब से किया तब से ये, और पीछे बच्चे भी छोटे रहे होंगे, और काफ़ी तरह का बर्डन आ जाता है। और बिल्कुल वही, तो 2015 में जब वाइफ ने, इन्होंने 2021 में, अच्छा तो उनकी कौन केयर टेकर कर रहा है अभी? अच्छा, हाँ एडॉप्शन के लिए जिन बच्चों का आपने कहा था, बिल्कुल बिल्कुल, बाकी विमला जी आपकी बाकी मेमोरी बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो, अच्छा, बिल्कुल ठीक है। खैर ईश्वर दोनों बच्चों पर अपना आशीर्वाद दे, यही कामना करते हैं हम, क्योंकि छोटी सी उम्र में बहुत ट्रेजिक देखा है उन्होंने। कोई बात नहीं, ईश्वर, बाकी ईश्वर की, हाँ वही, हाँ ईश्वर ने इनको जरिया बनाया है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जी। जी हाँ, तो लिया है ना उन्होंने, वो तो कर ही रही हैं। हाँ जी, वो प्रक्रिया चल रही होगी ना अभी आगे, कानूनी कार्रवाई तो होगी ना उसके। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। खैर आज हमने अष्टम भाव के ऊपर जो ये 2-3 उदाहरण लिए हैं, यहाँ पर देखिए, सिर्फ जब हम किसी के चार्ट में
उसके लगन के अनुसार मारक बाधक भावों को देखते हैं। अक्सर हमारे पास जब ऐसे लोग आते हैं वो ये कहते हैं कि वो बहुत मानसिक परेशानी से या टेंशन से गुजर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें एज ए काउंसलर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। और वैसे भी आपको एक बात बता दूं कि कभी ऐसी जब स्थिति हो तो ऐसे में महादेव और बजरंग बली इन दोनों की शरण में भेज देना चाहिए। भेज देने का मतलब क्या है कि आप उनको ये कहें कि सोमवार को और मंगलवार, सोमवार को भगवान शिव पर जो है जल चढ़ाना शुरू कर दें और मंगलवार को जो है बालाजी, हनुमान जी, जिस भी रूप में। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, राहु और केतु के लिए ये उपाय अक्सर बहुत बढ़िया उपाय है। अगर आप में से कोई ये जानता हो, सफ़ेद रंग के, हमारे यहाँ उसको पताशे भी बोलते हैं, बताशे भी बोला जाता है, कई जगह बताशे बोलते हैं, कई जगह पताशे बोलते हैं। सफ़ेद रंग के मीठे मीठे होते हैं, गोल गोल रूप में, ठीक है। तो क्या करना होता है, राहु केतु का प्रभाव हो या जातक ऐसी बहुत सी परेशानी में गुजर रहा हो, उसको आप ये बोलें कि एक तो वो डंडी और झंडी जो हनुमान जी को चढ़ाई जाती है, यानी एक डंडी के ऊपर जो झंडी चढ़ी हो और दूसरी एक झंडी अलग से लेनी है बिना डंडी के, उसमें वो 4-5 पीस जो है पताशे के रखकर उसको फोल्ड करके आगे उनके चरणों में रख दें और एक झंडी उनके साथ में खड़ी कर दें, बालाजी के, हनुमान जी के। हर मंगलवार को ये उपाय जो करना, क्योंकि त्रिकोणी झंडी जो है, त्रिकोणी झंडी जो है वो हम केतु, और ये ध्वजा को हम केतु मानते हैं ना, तो इसलिए बताशे जो हैं उसमें रखकर ये जो चढ़ाए जाते हैं हनुमान जी को, ये बहुत ही अच्छा उपाय है। और महादेव को जल चढ़ाना, क्योंकि महादेव ने ही जो है राहु और केतु को शनि के चेलों के रूप में नियुक्त किया था कि कलयुग में शनि देव जो है वो जज के रूप में कार्य करेंगे, तो राहु केतु जो हैं वो एक तरह से उनके जो फैसले हैं उनकी पूर्ति करेंगे एक तरह से, क्योंकि ये कली युग है, कलयुग। हर तरफ सीमेंट, ईंटें, हर तरफ कोल तार, तो शनि की चीजें हैं ना, लोहा। यदि हम शहरों में घुसते हैं तो कंक्रीट के जंगल ही तो हैं सारे, हरियाली कम मिलती है लेकिन कंक्रीट ही हर तरफ है। बारिश हो जाए तो जमीन सोखने को नहीं मिलती, ऐसी है। तो इसलिए ये उपाय जो है देखिए, काल टलता नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर राहु केतु के द्वारा अगर ऊपरी हवा है किसी भी प्रकार से या ऐसी स्थिति है, तो फिर भगवान महादेव के और बालाजी के यहाँ पे भेजना शुरू कर दें कि मतलब जैसे सोमवार का चालीसा, मंगलवार का चालीसा, ऐसा शुरू कर दें। तो बाकी तो देखिए प्रभु के ऊपर है। हम हनुमान जी को जो झंडी चढ़ती है, हाँ जी, जिसको हम ध्वज भी बोलते हैं, क्योंकि मंदिर में देखिए एक तो डंडी वाली झंडी ली जो हनुमान जी के साथ खड़ी करके वहां पे माथा टेक लिया और वहां पे हनुमान जी के साथ खड़ी पंडित जी को बोल दिया वहां, ठीक है। और दूसरी जो त्रिकोणी झंडी है बिना डंडी के, उसमें कुछ 4-5 भी पताशे रख के झंडी से ही उसमें फोल्ड करके वो चरणों में रख दी। अब वो बाद में क्या होगा उसका, पंडित जी वो पताशे जो हैं वो भगवान के चरणों में चढ़ के प्रसाद बन गया, वो प्रसाद जो है वो बांट देंगे, तो वो उस तरह से भी वो टलता है। सब जो सफेद बताशा होता है, ये इसमें ऐसे करने का कारण है, इसमें ये ऐसा कारण है। और इसके अलावा जैसे हम बजरंगबली जी को जो चमेली का तेल
उनके ऊपर चढ़ाते हैं, और जो सिंदूर जो है गेंदे के फूल से सिंदूर लगाना, वो भी तो प्रक्रिया उपाय के रूप में आती है। इसके अलावा कुष्ठ रोगियों को सरसों के तेल में बना हुआ खाना जो है वो भी राहु का उपाय है। इसके अलावा जो 4th क्लास एम्प्लॉई होते हैं, 4th क्लास एम्प्लॉई जैसे पियन, मजदूर, रिक्शा वाला, रेड़े वाला, या जो नहीं वो मांगने वाले लग होते हैं, मजदूर, रेड़े वाला, रिक्शा वाला, या जो सफाई कर्मचारी है, या जो पियन है, ये 4th क्लास एम्प्लॉई हैं। तो इनको किसी ना किसी प्रकार से इनके साथ अच्छा व्यवहार करना, इनका किसी भी प्रकार से हक ना मारना, ये ध्यान में रखना। रिक्शा वाला अगर मान लो, अक्सर हम क्या करते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि लोग कहीं जाने के लिए रिक्शा करते हैं, अगर वो 40 रुपये बोलता है तो कहते हैं नहीं भैया 30 ही देंगे। अब वो देखो 40 अगर मांग रहा है तो 40 में क्या वो है, 40 में कोई 40 मांग रहा है तो वो बुराई नहीं है, इतनी महंगाई है, 5 ज्यादा भी दे देंगे कुछ नहीं घिसेगा। आजकल इलेक्ट्रिकल, आजकल हमारे लुधियाना में तो देखिए आज भी रिक्शा चलते हैं, और इलेक्ट्रिकल वो चल पड़े ना, प्राइस इलेक्ट्रिकल ऑटो की जगह इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी चल पड़े हैं सवारियों के लिए। हाँ, यदि आपको, यदि जो मांग रहा है आपने दिया वो रेट बांधा हुआ है, लेकिन अगर कोई बुजुर्ग या कोई हमें थोड़ा सा ऐसा दिखता है कि ये यही काम कर रहा है और इसके अलावा नहीं, तो ऐसे को हम कुछ नहीं। तो 4th क्लास एम्प्लॉय तो और भी है ना, सफाई कर्मचारी हैं, मजदूर हैं। हाँ जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये कि 4th क्लास एम्प्लॉय को हमेशा जो है उनको कुछ ना कुछ, जैसे सफाई कर्मचारी आ गए, आपने सफाई वगैरह जो भी है वो कूड़ा काड़ा जैसे उन्होंने उठाया तो 1-2 बिस्कुट के पैकेट दे दिए, चाय उनको चाय पिला दी, इस तरह से भी। तो उनको इतनी गर्मी में, या अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दी में चाय बिस्कुट तो वैसे ही राहत देता है। और गर्मी घर में मेड है, वो देखिए घर में जो मेड होती है वो हर घरों में काम करती है, वो मेड ठीक है, उसको भी आप त्योहार वगैरह तो देते ही हैं, वो तो अपने आप में वो भी एक कार्य हो जाता है। इसके अलावा बुध के लिए जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जिनको हम पंजाबी में हम खुसरे भी बोलते हैं, ठीक है, तो उनको भी हम कुछ ना कुछ देते रहना। अच्छा, हरे रंग का सुंदर सी ड्रेस दे दी, या कपड़ा दे दिया, या रेशमी रुमाल दे दिए, या फिर साथ में आजकल 50 का नोट हरे रंग का आता है, 50 का हरे रंग का नोट दे दिया, तो बुध के उपाय में वो भी बहुत अच्छा होता है। देखिए क्या है, ट्रांसजेंडर जो बधाई लेने के लिए, जब बच्चा होता है बधाई लेने के लिए आते हैं, इसके अलावा भी हमें कई बार दिख जाते हैं। और जिस अब वो तो देखिए अपने अपने जो रिवाज है वो तो है ही। साक्षात रूप में यदि हम बात करते हैं, आप कहेंगे साक्षात बुध का कारक कौन है, हम कहेंगे जो ट्रांसजेंडर हैं वो हैं। साक्षात राहु का कारक कौन है, 4th क्लास एम्प्लॉई हैं, कुष्ठ रोगी हैं, ये साक्षात हो गए ना जीवंत रूप में, ठीक है। शनि के लिए वो भी मजदूर है, शनि के लिए भी मजदूर आ गया, कोई लंगड़ा व्यक्ति है वो आ गया, काला भैंसा आ गया, यही हुए ना। जो ग्रह की दशा चल रही है, अगर वो उस दशा में खराबी मिल रही है, उस ग्रह के कारक को ढूंढकर उसकी सेवा कर दी जाए। जीवंत रूप में सबसे जो हम कहते हैं कि साक्षात रूप में जो पाए है ये सीधे तौर पर, उसके बाद हमारी जो धारणा है, धर्म धारणा है, जो ईष्ट हैं, सबसे बड़े ईष्ट महादेव और बजरंग बली, जिनके यदि हम चरणों में जाएं तो हमें किसी ना किसी प्रकार से सहायता मिल ही जाती है। ये कहने का मतलब। राहु है तो आप कुष्ठ रोगियों को सरसों के तेल में बना खाना मंगलवार शनिवार को दे सकती है।
ये आप कर सकते हैं। खैर, आज समय बहुत हुआ और आज हमने अष्टम भाव के ऊपर, जी हाँ, तो सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम जी।